जय हिंद मेरे मित्रों साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। चलिए उसी जोश और उसी जोश और जुनून के साथ लगे रहिए हमारे अल्फा टेक के एजुकेशन के साथ। तब तक पानी पी लेते हैं। ठीक है, चलिए वही जोश और वही जुनून और वही उमंग के साथ आज एक बार फिर आए हैं। तैयारी का डोज लेते रहो रोज, जब तक ना हो एग्जाम करना नहीं है मौज। और उसी जुनून के साथ आप पढ़ते रहिए कि रुकना नहीं तो चुकना नहीं, डर के आगे कभी झुकना नहीं, लाख बाधाएं आए मगर सीधा चल पीछे मुड़ना नहीं। तो चलिए आज हमारी है सेट 7, यानी आज की हमारी 7वीं क्लास है। तो देरी न करते जब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है, दिया है निर्देश प्रश्न संख्या 24 से 28। अवतरण को पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें, उसे चिन्हित करें। मिला जुला के अपठित गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। अपठित गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़कर हमें उत्तर छांटने हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसीलिए हम इसकी भी क्लास एक दिन आतर करके यानी डे बाय डे लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या दिया है कि शिक्षा को वैज्ञानिक, थोड़ा साइड हो जाए, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? चलिए हम साइड हो जाते हैं, साइड होके पढ़ते हैं। क्या दिया है, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वही साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया, मतलब एक अंका बना दिया है। यानी विज्ञान की बनाई वस्तुओं पर भी आधारित कर दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं। और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ है मानव जाति का नाश भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि पहले इंसान नेचर पर डिपेंड था, मतलब नेचर पर आधारित था। नेचर मतलब समझते हैं, प्रकृति, पेड़ पौधे, नदी, इस सब पे मानव अपना जीवन व्यतीत करता था, इन्हीं सब के सहारे। आज पानी पीने के लिए बिस्लेरी, घूमने के लिए गाड़ी, बात के लिए फोन, सारी चीजें इंसान, देखिए ये हमारी जरूरतें हैं, लेकिन ये हमारी लत नहीं है कि हमारे कुछ कामों को ये बांध के रखे, लेकिन हम उसको अपनी लत बना लिए हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि नाश भी हो सकता है मानव जाति का। आगे क्या दिया है, इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। कहने का मतलब क्या है कि विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का नाम सुने थे ना, शंकर जी उसको वरदान दिए थे कि जिसके सर पे हाथ रखे हम वो भस्म हो जाए, ठीक है। तो आज मानव ने भी क्या किया है, अपने ही सर पे हाथ रखकर भस्मासुर काम किया। जैसे बिजली बनाया, खुद छू के मर जाता है, गाड़ियां चली, एक्सीडेंट होता है, मर जाता है, फ्लाइट में कभी क्रैश हो गई, मर जाता है। तो हमने क्या किया है, अपनी जरूरत को, चीजों को विज्ञान के सहारे हमने क्या किया, उसको अपने लिए एक भस्मासुर तैयार कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे, इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम यानी जिसकी सीमा निश्चित न हो, भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। यानी कार्य अपरिसीम मतलब जिसकी सीमा ही ना हो, वहां तक क्या है, मानव भौतिक शक्तियों का स्वामी यानी जो बना रहा उसका स्वामी बनता जा रहा है और अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है, मतलब उसको अपने ऊपर कोई आस्था, कोई विश्वास नहीं रह गया। सारा विश्वास विज्ञान की बनाई हुई चीजों पर है। उसको अपने पैरों पर विश्वास नहीं है कि हम 100 किलोमीटर चल के जा सकते हैं, नई गाड़ी हो तो नहीं जाएगा, लेकिन पहले लोग जाते थे, लॉकडाउन में आए जब मजबूरियां थी, ठीक है। चलिए तो प्रश्न देखते हैं क्या है। ये हमारा अगला प्रश्न क्या है, जरा पेन ले लेते हैं। क्या है, आज मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। ऐसी तो बात कही नहीं गई थी। तो क्या हो सकता है, गलत। वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, स्वामी तो है लेकिन इसके प्रति कुछ नहीं कहा गया है। जरा ये देखते हैं क्या कहा गया था, शंकालु यानी लास्ट में दिया है, शंकाग्रस्त है, ठीक है।
और क्यों अपनी शक्तियों का स्वामी तो है, लेकिन क्यों शंकाग्रस्त है? क्योंकि अपनी बनाई हुई चीजों का कर विज्ञान के हाथ पहुंच गया और इस बंद गली पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। मतलब वो अपनी ही चीजों से डर चुका है, अपनी ही चीजों से डर चुका है। यानी हमारा आंसर कौन सा सही होगा? कहेंगे हमारा ऑप्शन वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, इसीलिए शंकालु यानी शंका में रहता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन ये सी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या दिया है? कर हमारी विज्ञानाधिकृत, ये ध है भाई, इसको ध बना देते हैं, ये ध था। ठीक है, विज्ञानाधिकृत मतलब विज्ञान पर आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? मतलब विज्ञान पर आधारित शिक्षा, जिस शिक्षा से जो हमने उपलब्धि हासिल की विज्ञान के क्षेत्र में, उसकी सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? कहेंगे जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। लग तो रहा यही सही है। जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांगी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। नहीं, क्या है? जीवन का कह सकते हैं जीवन का अपरिसीम विकास ये दिया है। यानी देखते हैं कहाँ दिया है, कहेंगे यहाँ दिया है। ठीक है, अपरिसीम भौतिक विकास ये दिया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न पे। ये क्या हो सकता है? कहेंगे हमारा ऑप्शन ये है। ठीक है, जीवन का अपरिसीम भौतिक मतलब शिक्षा के वजह से उसने जो विज्ञान में उपलब्धि हासिल की है, उसने क्या किया है? असीमित अपरिसीम, जिसकी सीमा नहीं, वहां तक इंसान ने क्या कर लिया? अपना विकास कर लिया है। 26वां क्या है? करा मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? अभी आपने गद्दान पढ़ा, भस्मासुर कैसे बना? विज्ञान के सहारे इतनी टेक्नोलॉजी पैदा कर ली है कि आज उसी टेक्नोलॉजी का शिकार मनुष्य हो रहा है। ट्रेन से कट के मर जा रहा है, बिजली से मर जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है रोड पे। तो क्या किया है? भस्मासुर को खुद तैयार किया है टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी के रूप में। तो कहेंगे भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, मानव सभ्यता का विनाश करके। भाई मानव सभ्यता का विनाश कहाँ करेंगे जी? ये तो पहले में गलत है। कर्म मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोकना है, यानी टेक्नोलॉजी का ज्यादा दुरुपयोग नहीं करना है। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? नैतिकता होनी चाहिए। उसका कैसे उपयोग करना है? तो कहेंगे नैतिक आत्मिक यानी हमारे अंदर के मूल्यों को विकसित करना पड़ेगा। इन चीजों को विकसित करके तकनीकी का प्रयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। वरना जिस चीज को हम बनाते हैं वही हमारा सत्यानाश भी करती है। कहते हैं ना कि सबसे खतरनाक दुश्मन हमारा कौन होता है? जो हमको अच्छे से करीब से जानता है। हमारा उतना खतरनाक दुश्मन हमारा दुश्मन नहीं होगा जितना खतरनाक दुश्मन हमारा अपना होता है। ऐसे कहता है कि दोस्त के बारे में कहा भी गया कि दोस्त एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे दुनिया में आकर हम खुद बनाते हैं, जो हमारे खून के रिश्ते से बढ़कर होता है। लेकिन वही दोस्त जिस दिन दुश्मन बनता है ना, आपके दुश्मन से भी खतरनाक होता है। क्योंकि दोस्त के बारे में कहा भी गया है कि जब दोस्त दुश्मन बनता है, तो इसी के बारे में एक शेर था कि बला से जख्मे दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाए, मगर कमजर्फ के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे। जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है, ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। तो याद रखिएगा, दोस्त जिस दिन दुश्मन बनेगा वो बहुत खतरनाक बनता है, लेकिन दोस्त जैसा हमारा चाहने वाला भी कोई नहीं होता है, खून के रिश्ते से बढ़ के भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह हमारा अगला प्रश्न क्या है? आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो गया है। साहित्यिक धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ है। देखिए क्या उसने कहा है कि आधुनिक मानव विकास सर्वांगीण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपने साहित्य धर्म कला को और अपने अंदर की चेतना से निर्वासित हो चुका है, बाहर हो चुका है। उसने सारा सहारा तकनीकी का ले लिया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? क्योंकि हमारा ऑप्शन सी सही है। हमारा ऑप्शन सी सही है। देखिए जब गद्यांश अच्छे से पढ़े रहेंगे तो एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला?
करे कि अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो, उदात्त भावनाओं को विकसित, क्षुद्र मतलब छोटा होता है, यानी कह रहा है इंसान की छोटी भावना, क्षुद्रता मतलब इंसान को छोटी भावना होती है और राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया, राष्ट्र के लिए छोटा न होने पाए। ये बात सही है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन पहला ही सही होगा। ठीक है, करा कि क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, इंसान की जो छोटी सोच है और राष्ट्र के लिए छोटी सोच बन जाए, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। क्षुद्रता भावनाओं का उन्नयन, उसका विकास करेंगे, नहीं करेंगे। उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए, उदात्त भावना कैसे पाएंगे, इंसान की छोटी भावनाएं हैं जो अपने लिए नेगेटिव, दूसरों के नेगेटिव सोचता है, नकारात्मक सोचता, उसको क्या किया जाए, राष्ट्र के लिए रोक दिया जाए, तभी क्या होगा, मानवतावाद की मर्यादा देना संभव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न हमारा, ये रहा, शांत रस का स्थायी भाव है। लीजिए भाई, आ गया आपका रस। रस पता है ना, रस कई फ्लेवर का होता है, जैसे पीने वाला, कभी मैंगो का पीते हैं, तो कभी बादाम शेक पीते हैं, कभी गन्ने का रस पीते हैं, कभी बेल का रस पीते हैं, कभी गुड़ का पीते हैं। तो हर रस में अलग अलग फ्लेवर मिलता है ना, अलग अलग स्वाद मिलता है ना। वैसे ई रस में भी अलग अलग स्वाद मिलता है। ठीक है, हंसी का स्वाद मिलेगा, गुस्सा का स्वाद मिलेगा, वीरता का स्वाद मिलेगा, ठीक है, शांति का स्वाद मिलेगा, प्रेम का भी स्वाद मिलेगा। तो इसमें भी अलग अलग प्रकार के फ्लेवर होते हैं। जैसे पीने वाले रस में होते हैं, महसूस करने वाला रस है। रस का मतलब ही होता है जिसको सुनकर, काव्य को पढ़ने अथवा सुनने में पाठक यानी श्रोता को और पढ़ने वालों को जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी को रस कहा जाता है। ये रस महसूस करके मिलता है, पी के नहीं मिलता है। ठीक है, तो पूछ रहा है शांत का, तो शांत भाई, शांत रस कब मिलेगा, जब दुनिया से आप त्याग करेंगे, मोह माया, एक सन्यासी जीवन अपना लेंगे। जैसे गौतम बुद्ध ने क्या किया था, एक महल का राजकुमार होते हुए भी सन्यासी जीवन अपनाया था। इनके बारे में एक 4 लाइनें भी थी कि बिना किसी कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, जात पात से कोई अशुद्ध नहीं होता, अरे कुछ तो कमियां रही होंगी धर्म में, वरना महलों का राजकुमार गौतम बुद्ध नहीं होता। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, शांत, शांति कब मिलेगी, जब आप सन्यासी बनेंगे, मोह माया त्यागेंगे यानी निर्वेद अपनाएंगे, तो क्या होगा हमारा, कहेंगे निर्वेद होता है शांत रस का स्थायी भाव। इसका एग्जाम्पल भी एक सूरदास का कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे। यानी सूरदास क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कि मेरा मन तो हमेशा उन्हीं के पास लगा रहता है, ये कहीं और सुख नहीं मिलेगा। अगर किसी समय के लिए उड़ के चला भी जाता है कहीं, फिर लौटकर उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के कदमों में आ जाता है। जैसे एक बीच समुद्र में जहाज चलता है और उस पर बैठा पंछी उड़कर जाता है, सोचता है कहीं और चले जाए, लेकिन चारों तरफ देखता है कोई रास्ता नहीं, उसे कोई मंजिल नहीं दिखती है, कोई घर द्वार पेड़ पौधे नहीं दिखते हैं, फिर लौटकर उसी जहाज पे वापस आ जाता है। वैसे क्या है, उनका मन भी था, चारों तरफ भटकने के बाद फिर लास्ट में कहाँ जाता है, भगवान की भक्ति में आ जाता था। ठीक है, चलिए तो शांति। चलिए आगे देखते हैं। और एक था उनका रहीमदास का, रसखान का शांत रस का एग्जाम्पल क्या था उनका कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के कुआरन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। यानी हे ईश्वर, यदि मेरा जन्म फिर से अगर मानव का हो तो कर दे कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। यदि मेरा जन्म मनुष्य रूप में हो रहा है तो उसी ग्वालों के बीच में होना चाहिए। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारण। यदि मेरा जन्म पशु में रूप में हो तो उन्हीं नंद की गायों के बीच में हूं, जहां मुझे चरने में अपार सुख और शांति मिलेगी। ठीक है, चलिए शोक किसका स्थायी भाव है, कहेंगे करुण का है। ठीक है, करुण का है। रति किसका है, कहेंगे श्रृंगार का है। ठीक, और विस्मय कहेंगे किसका है, तो कहेंगे अद्भुत का है, अद्भुत का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा अगला प्रश्न क्या है, करा कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। कबीरदास का दोहा है और लोकोक्ति भी है। ठीक है, पूछ रहा है कि कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। हाँ, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही, बी वाला। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं। काहे नहीं संबंध है भाई, बिना कर्म किए का पा जाएंगे फल है, बिना कर्म किए नहीं मिलेगा फल का, उसका गुठलियों नहीं मिलने वाली आम की। ठीक है, छिलको नहीं मिलेगा। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो।
ऐसा नहीं भाई। कर अब बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। किसी का गर्दन काटोगे सोचोगे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती, स्वर्ग की प्राप्ति होती है नहीं। ठीक है, चलिए हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, करा भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देखिए वास्तव में जो इसका जियोग्राफिकल भौगोलिक शब्द वो तो होता है पुरातात्विक या पुरातत्ववेत्ता होता है, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे थे, इसका नाम हिंदी के अनुसार होना चाहिए। तो क्या होगा, कहेंगे भूगर्भ वेत्ता। हमारा ऑप्शन पहला ही सही है। ठीक है, वाक्यांश के लिए जब पढ़ेंगे तो ये सही होता है। ये जियोग्राफिकल शब्द है पुरातत्ववेत्ता, ये भी भूमि के अंदर की ही जानकारी रखता है, खुदाई उदाई करता जो चीजें मिलती हैं। ठीक है, बाकी नृत्य शास्त्री नृत्य के बारे में जानकारी रखने वाला, भूकंप वेत्ता भूकंप की जानकारी रखने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्न में कौन सा शब्द अनेक अर्थक यानी अनेक अर्थ देने वाला, जैसे रहीमदास का दुआ था ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द के तीन अर्थ थे। ठीक है, मनुष्य के अर्थ में पक्ष में इज्जत था, चून आटे यानी चून के अर्थ चून मतलब आटा होता है, आटे के पक्ष में जल था, और मोती के पक्ष में चमक थी। तो यानी पानी के तीन अर्थ है। उसी प्रकार पूछा इसमें कौन सा है, साहस नहीं, पुस्तक नहीं, अंबर है। अंबर का मतलब आकाश होता है, अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, जैसे पीतांबर पीला है, अंबर जिसका मतलब पीला है वस्त्र जिसका। ठीक है, और क्या होता है, आकाश होता है, मेघ मतलब बादल भी होता है, मेघ यानी बादल भी होता है। ठीक है, बालक होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, देखिए गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है, तद्भव देश तत्सम संकर। भैया देखो तत्सम तो है नहीं किसी एंगल से। ठीक है, और संकर भी नहीं सकता। संकर वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, थानेदार। ठीक है, ये सब संकर शब्द होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तद्भव भी नहीं है, बच्चा क्या देशज है। वे शब्द जिनको व्याकरण ने मान्यता नहीं दिया है, बोलचाल की भाषा में आ गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खर्राटा, फटफटिया, भोपू, ये सब क्या है, देशज शब्द हैं। ठीक है, चलिए धड़ाम अगला प्रश्न है। क्या दिया है, निम्नलिखित में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। कौन सा है, कहेंगे संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु, सामान्य वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल। देखिए आसन्न भूतकाल क्या होता है, जब एक क्रिया, जब ऐसा लगे कि क्रिया क्या हो रही है, अभी तुरंत ही समाप्त हुई है, तो वहां पर आसन्न हो जाता है। सामान्य वर्तमान काल तो है ही नहीं, बीत चुका है। ठीक है, समान वर्तमान का है, बीत चुका है। अब बचा क्या, देखिए जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित होती है तो वहां पर क्या होता है, समान हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। तो हमारा ऑप्शन संदिग्ध भी नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि इसमें कोई संदेह की बातें नहीं की गई है, तो बचा क्या, कहेंगे बी वाला ऑप्शन सी होगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, हिंदी में कारक के भेद। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है भाई, ये किसको नहीं पता होगा। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण संबोधन। कारक चिन्ह कर्ता ने को से द्वारा के लिए से लगाओ काकी के रारी रे। ठीक है, मैं पै पर हे भो अरे, ये सब क्या है, तो कितने हो गए, कहेंगे 8 होते हैं। लेकिन यदि पूछे संस्कृत में कितने होते हैं, तो संस्कृत में कभी कभी दो नहीं मानता है, किसको, संबंध और संबोधन को, तो उसके अनुसार 6 हो जाएगा, लेकिन हिंदी में 8 होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। कर बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है, तो आपको पता है। ठीक है, अपभ्रंश कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, सौर से
राजस्थान, तो क्या हो गया राजस्थानी हिंदी। अर्धमागधी में आपकी आती है पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी। और मागधी, तो पूर्वी हिंदी, पूर्वी में पूरब में क्या है, कहेंगे पूरब में तो ऐसे अरुणाचल प्रदेश, लेकिन ट्रिक के तौर पे याद रखिएगा बिहार, तो क्या आएगी बिहारी हिंदी। अब बच गया खस, इसमें है पहाड़ी हिंदी। ये हिंदी की हमारी 5 बोलियां हैं, पांच उपबोलियां हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत हमारी 18 बोलियां आती हैं। तो बिहारी हिंदी किसमें, कहेंगे मागधी अपभ्रंश में। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। इसी मागधी अपभ्रंश यानी बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां भोजपुरी, मैथिली, मगही आती है। तो पूछता है भोजपुरी किस अपभ्रंश में है, तो किसमें है, मागधी में है, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी में ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली। राजस्थानी हिंदी में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी में बता दिए भोजपुरी, मैथिली, मगही। और पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, मड़ियाली, गढ़वाली। ठीक है, टोटल हो गई आपकी 18 बोलियां। ठीक, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न के तरफ। नहीं भाई अगला नहीं, ये लास्ट प्रश्न था। 37 प्रश्न थे इसमें टोटल, जो कल 23 करवा दिए थे, 24 स्टार्टिंग था। इसमें लगता कोई एक प्रश्न छूट गया है, ठीक है, इसमें से कोई एक प्रश्न छूट चुका है, वैसे टोटल 37 थे। ठीक है, चलिए तो अगली क्लास सेट 8 लेकर हम कल लेकर आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।